हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वांटल मैगजीन के दिसंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। 1 अक्टूबर 2024 को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु इस नीति को शुरू किया गया है। यह नीति प्रदेश में बढ़ती उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी। प्रायोजक निकायों को स्टाम्प शुल्क में छूट, कैपिटल सब्सिडी और विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। कैबिनेट द्वारा मथुरा और मेरठ में 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा और मेरठ में 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा में केडी यूनिवर्सिटी और जबकि विद्या बाल मंडली द्वारा मेरठ में विद्या यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मेरठ में विद्या यूनिवर्सिटी और मथुरा में केडी यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है निजी यूनिवर्सिटियां हैं, यह स्थापित की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी 1 अक्टूबर 2024 को इसको भी मंजूरी प्रदान की गई राज्य कैबिनेट द्वारा। एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 5 लाख तक के ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके माध्यम से प्रत्येक 1 लाख शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को हर वर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जिलों जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र आदि में लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। योजना में ऋण पर 4 वर्षों के लिए 100% ब्याज भुगतान दिया जाएगा और लोन की तिथि से 6 माह की अधिक स्थगन अवधि भी मिलेगी। आवेदकों के पास कम से कम 8वीं कक्षा की शिक्षा होनी चाहिए और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा पूरी करने वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश को भारत का पहला शून्य गरीबी राज्य बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने यूपी को भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने और 1 वर्ष में सबसे अधिक गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प लेने की घोषणा की है। गरीब परिवारों की पहचान 3 स्तरों पर की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। अगला है महाकुंभ 2025 हेतु लोगों का अनावरण। ये लोगो है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है सर्वसिद्धप्रद कुंभ। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के मध्य महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है और कुंभ मेला का आदर्श वाक्य है सर्वसिद्धप्रद कुंभ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। कहां पर? वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। वाराणसी डीडीयू मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,642 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से वाराणसी चंदौली मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है वन लाइनर। तो उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित रखते हुए अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? राम सिंह बौद्ध ने। वे भारतीय रेडियो मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने यूपी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 530B पैकेज 4 के बरेली बदायूं खंड के 4 लेन निर्माण के लिए 1527 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका शुभंकर का अनावरण किया गया बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा और इसका जो आयोजन होगा वह कहां पर किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित की जाएगी?
बिहार के राजगीर में, और लोगों में वृक्ष, बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक है। बुनियादी संकेतकों में बिहार की प्रगति, काफी लोग बिहार का पेपर इस बार देने वाले हैं, तो इसलिए बिहार के जो भी छोटे मोटे करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। तो नीति आयोग के सीईओ ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास गया परिसर में 3 सुविधाओं जैन नेक्स्ट लैब, विकास चिंतन कक्ष और नीतिशाला का उद्घाटन किया। कहां पर? गया परिसर में। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोग बिहार देने वाले हैं इस बार तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। कहां पर? बिहार के कैमूर जिले में। और चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, अब तक एकमात्र टाइगर रिजर्व था, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व था, और दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पर यह मंजूरी प्रदान की गई है? किस जिले में? कैमूर जिले में। पहला कौन सा है? चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने झारखंड के हजीराबाग में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ ही धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। कहां पर? झारखंड के हजीराबाग में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर। इसका उद्देश्य जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बीजेपी के नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, जिसमें भाजपा ने 48 सीट और कांग्रेस ने 37 सीट जो है जीती। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। यूपीपीसीएस हाल ही में जिस राज्य में चुनाव हुए हों वहां की विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या अथवा राज्यसभा सीटों की संख्या को मैच कराने के लिए देता है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा सीटों की संख्या हरियाणा में है 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट और उसके सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीट हासिल की। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जबकि 24 सीटें जो पीओके है उसके लिए रिजर्व रखी गई, यानी टोटल कितनी हो गई? 114। लेकिन चुनाव कितने पे होता है? 90 पर। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का शुभारंभ कहां पर? मध्य प्रदेश के मैहर में। 21वां दिव्य कला मेला मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 के मध्य 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया गया? जबलपुर में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम देश में दिव्यांग कारीगरों की प्रतिभा, उद्यमशीलता और शिल्प कौशल का एक भव्य उत्सव होगा। अगला है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण को मंजूरी। तो 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है एडीबी द्वारा। महाराष्ट्र द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ समझौता। मुंबई के कांदिवली में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 129 बिलों यानी अर्ध भूमियों को पुनर्जीवित करने हेतु परियोजना असम सरकार द्वारा बाढ़ को कम करने और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग। कितने उत्पादों को? 8 उत्पादों को। इसमें खाद्य उत्पाद और चावल से बनी बियर की कई अनूठी किस्में शामिल हैं। अगला है मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ। मिशन वसुंधरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा शुरू किया गया है असम के मुख्यमंत्री द्वारा। असम के स्वदेशी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने और उनकी भूमि स्वामित्व की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन वसुंधरा 3.0। अगला है मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल। त्रिपुरा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू ने मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वायनाड में एक्स बैंड रडार की स्थापना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। कहां पर? वायनाड में। हाल ही में वायनाड में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए। अगला है 25वें, ये 25वें हैं, 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल हेतु वेल्स के साथ समझौता। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए वेल्स को कंट्री पार्टनर्स के रूप में साइन किया है। वेल्स को 48वां वायलार रामवर्मा साहित्य पुरस्कार। मलयालम भाषा के लघु लेखक अशोकान
चारुविल को उनके उपन्यास कट्टूर कादावू के लिए प्रदान किया गया। अशोकान चारुविल को। महाराष्ट्र में तटीय और नदी संरक्षण हेतु एडीबी द्वारा 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की देसी गायों को राजमाता गौ माता घोषित करने का निर्णय। नीति आयोग ने वी हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच के पहले स्टेट चैप्टर का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के अधीन निम्न आवृत्ति यानी VLF रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। यह नौसेना का दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है। स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए वार्षिक उत्सव मेरा होठ चोंगबा 2024 इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने बताया कि सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। और ये काकसर ब्रिज कहां पर स्थित है? लद्दाख में। राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से दिए गए अपने महत्वपूर्ण निर्णय में 1990 के फैसले को खारिज करते हुए औद्योगिक अल्कोहल पर करों को विनियमित करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा है। अगला है शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला। पूछ सकता है स्टार्स कार्यशाला किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? शिक्षा मंत्रालय से। स्टार्स यानी राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम एवं परिणाम सुदृढ़ीकरण कार्यशाला। यह कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गई शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा। यह कार्यशाला स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। अगला है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र। यह सत्र कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस सत्र की अध्यक्षता की। अगला है फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जारी रखने को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी। जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक। इस पहल का उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। अगला है राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रतिभा को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक खेल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। इसका विजन राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल की शक्ति का उपयोग है। मसौदा नीति के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। आर्थिक विकास के लिए खेल, खेल एवं जन आंदोलन, सामाजिक एवं विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, NSP 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ सुसंगत बनाना। और 5वां है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। अगला है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। ये इंपॉर्टेंट है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। कहां पर? नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? उड़ीसा को। और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उड़ीसा को पहला और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान तथा गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार पुलमपारा को प्राप्त हुआ जो कि केरल में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत। सर्वश्रेष्ठ जो है ग्राम पंचायत पुलमपारा। सर्वश्रेष्ठ जिला तो इसमें जो है दक्षिण क्षेत्र में विशाखापत्तनम, उत्तर पूर्व क्षेत्र में धलाई जो कि त्रिपुरा का है, उत्तर क्षेत्र में बांदा जो कि उत्तर प्रदेश का है तथा गांदरबल जम्मू कश्मीर को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। उत्तर क्षेत्र बांदा, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम क्षेत्र इंदौर और पूर्व क्षेत्र में बलांगीर जो कि उड़ीसा का है। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं टीकाई शहरों पर केंद्रित 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा। 19वां अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में।
इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाएं। सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के भाग के रूप में इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 3 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ 2029-30 तक के लिए 19,744 करोड़ रुपए बजट के साथ 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया और 2029-30 के लिए। स्कैम से बचो अभियान का शुभारंभ मेटा द्वारा भारत सरकार के सहयोग से नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से और उन्हें साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों से बचाने के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। पंचायत सम्मेलन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी जीवन को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। अगला है महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा शुभारंभ। 24 अक्टूबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार नियमों में संशोधन। नए संशोधन में यूडीआईडी पोर्टल तथा 40 से कम विकलांग के लिए सफेद, 40 से 79 के लिए पीला और 80 या उससे अधिक प्रतिशत की विकलांगता के लिए नीला यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा अधिकारियों को निदान के 3 महीने के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करना चाहिए। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। गुजरात के लोथल में एनएमएचसी के विकास को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी एनएमएचसी इसके विकास को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य भारत की 4500 ईस्वी पुरानी समुद्री विरासत को संरक्षित करना और उसका प्रदर्शन करना है। अगला है लाओ रामायण। पीएम मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की 2 दिवसीय यात्रा की। पीएम मोदी ने लुआंग प्रबांग प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर द्वारा प्रस्तुत लाओ रामायण की एक श्रृंखला देखी। आंध्र प्रदेश के धरणीकोटा में ब्रह्मी अभिलेख के साक्ष्य। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के धरणीकोटा गांव में एक कृषि भूमि की जुताई के समय एक खंडित शिलालेख मिला। इस शिलालेख की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी है, जो कि 2वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से अपनी समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारतीय कला महोत्सव। राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। राष्ट्रपति निलयम भारत के राष्ट्रपति के 3 आधिकारिक आवास में से एक है, जो कि हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्थित है। जो राष्ट्रपति निलयम है यह भारत के राष्ट्रपति के 3 आधिकारिक आवासों में से एक है। यह जो राष्ट्रपति निलयम है हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्थित है, जबकि 2 अन्य नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और शिमला में राष्ट्रपति हाउस हैं। ओरछा को यूनेस्को में शामिल करने हेतु डोजियर। पेरिस स्थित यूनेस्को कार्यालय में भारतीय राजदूत विशाल वी शर्मा ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक को ओरछा के ऐतिहासिक समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए डोजियर सौंपा। ओरछा को 2027-28 में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ओरछा ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा स्थापत्य बुंदेला शासकों द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ राजा राम मंदिर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस 2024 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाने की उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। अगला है कैबिनेट ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृतिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था।
अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में घोषित किया गया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा हेतु मानदंड: इसकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों अथवा अभिलिखित इतिहास में निहित हो, इसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता हो, आदि। नेक्स्ट है कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, सांकला फाउंडेशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख की खोज तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के माप्पेडु गांव में। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के माप्पेडु गांव में इस पर विजय साम्राज्य की मुहर बनी हुई है। पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह शिलालेख नंदी नगरी लिपि का उपयोग करते हुए संस्कृत में लिखा गया है। इसे राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान 1513 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। नेक्स्ट है आर्थिकी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष। पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और उनका समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। रबी फसलों हेतु एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि जो है रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगला है गलथिया खाड़ी 13वां प्रमुख बंदरगाह। गलथिया खाड़ी कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गलथिया घाटी में स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को आधिकारिक तौर पर 13वां प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया। अगला है अंतरिक्ष क्षेत्र हेतु वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना। अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इसके साथ ही भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी। 10,103 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन। नए बाहरी सदस्यों में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार शामिल हैं। बाहरी सदस्यों को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति में 3 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन शामिल हैं। ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन, ये 3 हो गए। और 3 बाहरी सदस्य राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार शामिल हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7%। आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक में 4th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक जीडीपी के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें पहला है
शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक। यह बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की जगह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत चीन के BRI का विरोध करने वाला एकमात्र SCO सदस्य बना हुआ है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है SCO में? 10, जिनमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत पाकिस्तान 2017 में और बेलारूस जुलाई 2024 में इसमें शामिल हुआ। अगला है क्वाड साइबर चैलेंज 2024 को जारी रखने की घोषणा। 10 अक्टूबर 2024 को अमेरिका ने क्वाड साइबर चैलेंज कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें US, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के अधिकारी शामिल हुए। अगला है भारत व कोलंबिया का फिल्म निर्माण क्षेत्र में समझौता। कोलंबिया भारत के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश बना। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है ये। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? रूस के कजान में, जिसकी थीम थी न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ब्रिक्स देशों ने एक संयुक्त कजान घोषणा पत्र को अपनाया। कजान घोषणा पत्र में शांति को बढ़ावा देने, एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। पहले ब्रिक्स आउटरीच अथवा ब्रिक्स प्लस संवाद भी कजान में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ, एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया का निर्माण। ब्रिक को 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक जो है यह ब्रिक्स बन गया। वर्तमान में ब्रिक्स में भी 10 देश हैं: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, UAE और सऊदी अरब। 21वां आसियान भारत सम्मेलन। लॉपीडियर के वियंतियाने में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये दोनों ही आयोजित किए गए। आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्स सिफाडोन ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनेक्टिविटी एवं लचीलेपन की थीम पर 10 सूत्री योजना की घोषणा की। सभी नेताओं ने नई आसियान भारत कार्य योजना 2026 से 2030 पर बनाने पर सहमति व्यक्त की। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओपीडियार, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर। और आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत और सिंगापुर के मध्य पहली ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता। यह वार्ता कहां पर आयोजित की गई? सिंगापुर में। संवाद का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ाना था। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय, न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार की रोकथाम, कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण और युवा एवं खेल सहयोग पर समझौते शामिल थे। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे का उद्घाटन किया। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत UAE द्विपक्षीय निवेश संधि प्रभावी। 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 31 अगस्त 2024 से लागू हो गई। अमेरिका, जापान व दक्षिण कोरिया द्वारा DG फ्रेमवर्क का शुभारंभ। USA, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव यानी DG फ्रेमवर्क के शुभारंभ की घोषणा की, जो भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाएगा। भारत जर्मनी 7वां अंतर सरकारी परामर्श, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत जर्मनी 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में। सह अध्यक्षता पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्जे ने की। इस बैठक का आदर्श वाक्य था ग्रोइंग टुगेदर विथ इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जर्मनी ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का निर्णय लिया। मिस्र मलेरिया मुक्त घोषित। WHO ने मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। मिस्र काबो वर्डे के बाद 2024 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया। अफ्रीका का यह
5वां देश है। इसके साथ ही विश्व में 44 देश और एक क्षेत्र मलेरिया मुक्त प्रमाणित हो चुके हैं। यदि कोई देश लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया के स्वदेशी संक्रमण को समाप्त कर देता है तो वह WHO से इस आधिकारिक प्रमाणन का अनुरोध कर सकता है। स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। 18 वर्ष बाद स्पेन के किसी राष्ट्रपति ने भारत की पहली यात्रा की। पीएम मोदी और सांचेज ने बड़ौदा में एयरबेस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह निर्मित C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत जेन का शुभारंभ। भारत के नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जेनरेटिव AI उपलब्ध कराने हेतु इसका शुभारंभ किया गया। यह सरकार समर्थित पहले मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पहल है। अपनी तरह की विश्व की पहली राज्य वित्त पोषित परियोजना है। LLM AI का एक रूप है जो टेक्स्ट इनपुट को समझने और दिए गए इनपुट के आधार पर मानव जैसा टेक्स्ट बनाने पर केंद्रित है। मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनको एक्सपेरिमेंट यानी मेष वेधशाला। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा हानले लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? MESCE जो मेष वेधशाला है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? लद्दाख के हानले में। मेष एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप यही है। इस टेलीस्कोप का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व अन्य भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। एकीकृत जीनोमिक चिप एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किसानों के लिए बेहतर पशुपालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा इसको विकसित किया गया है। 2 संस्करणों में उपलब्ध है। मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप। सेक्स सॉर्टेड सीमेन लिंग चयनित वीर्य है जिसे मवेशी और भैंसों की कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग तथा यह तकनीक 90% से अधिक चयनित लिंग यानी मादा उत्पन्न करने में सक्षम है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंपा। इसका उद्देश्य पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, तटीय और गहरे जल का मानचित्रण आदि। DNA रिपेयर एंजाइम TDP-1 DNA रिपेयर एंजाइम TDP-1 कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस के वैज्ञानिकों द्वारा टायरोसिल फास्फोडाइएस्टेरेज यानी TDP-1 नामक DNA रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार हेतु नई चिकित्सकीय लक्ष्य की पहचान की है। नेक्स्ट है उन्नत T-90 भीष्म टैंक का अनावरण। उन्नत T-90 भीष्म टैंक का अनावरण। भारतीय थल सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने पहले नवीनीकृत T-90 भीष्म टैंक का अनावरण किया। T-90 भीष्म टैंक 2003 से ही भारतीय सेना का मुख्य युद्ध टैंक है। टैंक का वजन 47 टन है और यह 9.6 मीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है। T-90 भीष्म का नवीनीकरण दिल्ली छावनी स्थित 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर कोर द्वारा विकसित किया गया है। भारत को 53 MK-54 टारपीडो की बिक्री को मंजूरी। यूएसए की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी यानी DSCA द्वारा भारतीय नौसेना को $175 मिलियन की लागत वाले 53 MK-54 हल्के टारपीडो के बिक्री को मंजूरी दी। इन टारपीडो का प्रयोग MH-60R हेलीकॉप्टरों के साथ नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टरों के पहले स्क्वाड्रन को मार्च 2024 में पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए INS गरुण कोच्चि में कमीशन किया गया था। भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण विशाखापत्तनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में। S4 कोड नाम वाली यह पनडुब्बी 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। नेक्स्ट है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी ने इसरो को 400 किलोग्राम वर्ग के 2 उपग्रह सौंपे जो
2024 के अंत में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नियोजित स्पेस डॉकिंग प्रयोग का हिस्सा होंगे। उपग्रह को दिसंबर 2024 में लॉन्च होने वाले PSLV-60 मिशन पर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी विकास और अंतरिक्ष की कक्षा में 2 अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर यह प्रमाण पत्र सौंपे गए। ऐसा करने वाला भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रामक रोग लोगों की आंखों, पलकों या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। भारत में 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ASWC परियोजना के 7वें जहाज अभय का जलावतरण गार्डन रीच स्टिमुलेटर और इंजीनियर द्वारा भारतीय नौसेना के लिए अभय का LNT कटुपल्ली में जलावतरण किया गया। बहुलक्षी विस्फोटक उपकरण अग्निअस्त्र बहुलक्षी विस्फोटक उपकरण। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्निअस्त्र को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस उपकरण को भारतीय नौसेना के इंजीनियर कोर के मेजर राजीव प्रसाद RS द्वारा विकसित किया गया है तथा इसकी पारंपरिक और आतंकवाद रोधी दोनों अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका है। अदिति 2.0 और डिस्क 12 का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट में डेफ कनेक्ट 4.0 के दौरान आईडेक्स के साथ नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के विकास में प्रगति के दूसरे चरण यानी अदिति 2.0 तथा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के बारे में संस्करण यानी डिस्क का शुभारंभ किया। अदिति 2.0 में AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों हेतु 19 चैलेंज शामिल हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में भारत का प्रवेश। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब विश्व में सहयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है। जुलाई 2024 तक 16 देश इस समूह के सदस्य थे और इसे 2020 में स्थापित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE को भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को किया गया था। दार्जिलिंग चिड़ियाघर का रेड पांडा कार्यक्रम वाजा अवार्ड हेतु फाइनलिस्ट। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम कन्वर्जेशन अवार्ड यानी वाजा 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। वाजा क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय संघों, चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का एक वैश्विक संगठन है। लाल पांडा एलुरूस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है और रेड पांडा का जो IUCN स्टेटस है वह है इंडेंजर्ड। मेसन ततैया की नई प्रजाति स्यूमेनेस सियांगोंगसिस। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में इस प्रजाति की पहचान की गई। अगला है COP16 जैव विविधता सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कैली कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कोलंबिया के कैली में। 2022 में CBD के कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा में 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। CBD 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह आधिकारिक तौर पर 29 दिसंबर 1993 को लागू की गई। वर्तमान में CBD में 196 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। यूनेप द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक उत्सर्जन 2023 में 57.01 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 2022 की तुलना में 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत जो है 4140 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान पर है। कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत
किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर यूएसए है। 6 सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 63% के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अल्प विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा केवल 3% है। यूनेप की स्थापना 1972 में की गई थी। यूनेप द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स हैं अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, वायु गुणवत्ता पर कार्रवाई, फ्रंटियर रिपोर्ट्स आदि। अगला है डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय। जीएसआई ने गुजरात के बालासिनोर में स्थित डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय को यूनेस्को भू विरासत टैग की मान्यता प्राप्त करने हेतु इस स्थल का दौरा किया। ये जो डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय कहां पर है? गुजरात के बालासिनोर। नेक्स्ट है भारत एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन 26 से 27 अक्टूबर 2024 के मध्य कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। भारत जो है एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक, जिसमें पहला है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार निगरानी की गई वन्य जीव की आबादी जो है औसत आकार 1970 के बाद से 73% कम हो गया है। भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियों में भारी गिरावट का खुलासा हुआ है। सफेद पूंछ वाली गिद्धों की आबादी में 37%, भारतीय गिद्धों की आबादी में 48% और पतली चोंच वाली गिद्धों की आबादी में 89% की गिरावट आई है। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। वन घोषणा मूल्यांकन रिपोर्ट 2024, इसका शीर्षक था आग की चपेट में वन, 2030 तक वन लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखना। रिपोर्ट में वनों की कटाई और वन क्षरण को समाप्त करने तथा 2030 तक 30% निम्नीकृत वन क्षेत्र को बहाल करने जैसे व्यापक वन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में भारत का स्कोर 27.3 है, जो कि गंभीर श्रेणी को दर्शाता है तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कुल 42 देश इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है। यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित या ठिगनेपन से ग्रसित हैं। भारत में 18.7% बच्चे दुर्बलता से पीड़ित हैं और 2.9% बच्चों की मृत्यु उनके 5वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है। केयर एज रेटिंग्स, ग्लोबल स्केल रेटिंग में पहली भारतीय एजेंसी। केयर एज रेटिंग 39 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए सॉवरिन रेटिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है। विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण 2024, इसे UN वुमेन द्वारा जारी किया गया, जिसकी थीम थी हार्नेसिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी, रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रिपोर्ट के अनुसार 63% से अधिक महिलाएं अभी भी मातृत्व लाभ के बिना बच्चों को जन्म देती हैं। उप सहारा अफ्रीका में यह दर जो है 94% तक है। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र महिला का गठन किया गया था, यानी UN वुमेन का। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024, इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले दशक में किसी भी अन्य देश की तुलना में ऊर्जा की मांग में अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में किया गया था। इसमें 31 सदस्य देश तथा 13 सहयोगी देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। एशिया प्रशांत के लिए विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इसे ILO द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 48.8% आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है तथा सामाजिक सुरक्षा पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.01% व्यय किया जाता है।
आईएलओ की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क शैक्षणिक स्वतंत्रता निगरानी परियोजना द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में गिरावट आई है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 से 2023 तक 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गई है। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना को मंजूरी। कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 अम्ब्रेला योजनाओं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत युक्त संगत बनाने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी और जो कृषि उन्नति योजना है खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर ध्यान देगी। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल योजनाएं जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी आदि शामिल है। जल ही अमृत योजना को मंजूरी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने जल ही अमृत नामक नई योजना को मंजूरी दी। अमृत 2.0 योजना के तहत इस योजना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त जल, जिसे सीवेज कहते हैं, सीवेज के उपचार संयंत्रों का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, क्षमता विकसित करना आदि शामिल है। हम सफर नीति का शुभारंभ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने तथा सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए हम सफर नीति का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक और समावेशी बनाना है। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन का शुभारंभ। नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जा रहे विचार मंथन सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन का शुभारंभ किया गया। 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श के साथ यह विस्तृत राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की है। 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। पीएम इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ, ये इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख यानी 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। इसके तहत वास्तविक इंटर्नशिप 2 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इंटर्नशिप 21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए है, जिसमें 12 महीने के लिए 5,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता और इसके साथ साथ 6,000 रुपए का एक मुफ्त अनुदान भी दिया जाएगा 21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत इंटर्नशिप के अवसर 24 क्षेत्र में उपलब्ध हैं। यह योजना कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से इस पहल का शुभारंभ किया। जेनरेटिव एआई केंद्र सृजन की स्थापना की घोषणा। इंडिया एआई और मेटा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आईआईटी जोधपुर में केंद्र पर जेनरेटिव एआई सृजन की स्थापना की घोषणा की। साथ ही कौशल और क्षमता निर्माण के लिए यूएआई इनिशिएटिव की भी शुरुआत की। सारथी 1.0 पहल का शुभारंभ। 30 सितंबर को नई दिल्ली में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान सारथी 1.0 पहल का आधिकारिक शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों,
भीख मांगने वाले आदि समुदायों को सशक्त बनाना है। क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ, और इस मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया? मुंबई बंदरगाह से। इसका शुभारंभ केंद्रीय पत्तन परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। इस मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक। DHR ICMR के तहत अग्रणी स्वास्थ्य अनुसंधान पहल। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 100 दिवसीय एजेंडे के तहत नियोजित 5 DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान पहलों का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा उद्योग। सेबी द्वारा नई परिसंपत्ति वर्ग एवं MF लाइट ढांचे को मंजूरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक यानी CGM पद के सृजन को मंजूरी। ये बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। नेक्स्ट है स्टार्टअप क्रांति हेतु DPIIT का HCL सॉफ्टवेयर के साथ समझौता। इसका लक्ष्य भारत के स्टार्टअप विनिर्माण इकोसिस्टम में क्रांति लाना है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया का समझौता, भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए। ACMA फाउंडेशन व जर्मनी के फ्रैंकहोफर इंस्टीट्यूट के मध्य समझौता, भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ACMA फाउंडेशन व जर्मनी के फ्रैंकहोफर इंस्टीट्यूट के मध्य समझौता। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति विजया रहाटकर। विजया रहाटकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष 9वीं अध्यक्ष नियुक्त हुई विजया रहाटकर। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनका कार्यकाल 11 नवंबर से 13 मई 2025 तक होगा। 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक। दिया मिर्जा ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल यानी ALTFF के 2024 संस्करण के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त। नेक्स्ट है अविरल जैन, RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। नोएल टोटा रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। एस परमीश भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक नियुक्त। एस परमीश वे राकेश पाल के निधन के बाद से भारतीय तटरक्षक बल के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है प्रकाश मान सिंह राउत। प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, RBI ने इन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। मनोज कुमार दुबे, इन्होंने भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी IRFC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है निधन। रतन टाटा, टाटा समूह के मानद अध्यक्ष का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2021 में इन्हें असम वैभव सम्मान से तथा 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर P वेणुगोपाल, एम्स के पूर्व निदेशक थे। इन्होंने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। मोहन राज, मलयालम सिनेमा में खलनायक रूप में अपनी पहचान बनाने वाले 72 वर्षीय अभिनेता का हाल ही में तिरुवनंतपुरम में निधन। मोहन राज। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार 2024 भौतिक विज्ञान में जॉन हापफील्ड और जियोफ्री हिंटन को प्रदान किया गया। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। तो अगर इतना सब नाम नहीं याद होता तो लास्ट वाला ही याद रखिएगा, हापफील्ड हिंटन। हापफील्ड हिंटन। रसायन के लिए डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए तथा डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल जो है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी डुक्वन को प्रदान किया गया।
किस लिए? माइक्रो आरएनए की खोज व पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए। साहित्य में हांगकांग को उनके प्रखर काव्यात्मक गद्य के लिए। ये कोरिया के हैं। अर्थशास्त्र में डैरोन एस्मोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। शांति में नोबेल किसे दिया गया? निहोन हिंडाक्यो को। निहोन हिंडाक्यो यह जापानी संगठन है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए प्रयासों के लिए गवाहों की गवाही के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 8 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही आट्टम, जो कि मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म आईना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन तथा मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सूरज आर बड़जात्या ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक अरिजीत सिंह और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक बॉम्बे जयश्री। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र मर्सस ऑफ द जंगल मराठी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर द्वारा लिखित। एस सोमनाथ को आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है युद्धाभ्यास। काजिंद 2024 भारत और कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। 28वां समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य। 4 देश हैं यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के जहाज सतपुरा पर आयोजित। 1992 में भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास शुरू किया गया था। 2007 में विस्तार करके इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्सामार 8। दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में। अभ्यास सागर कवच 16 से 17 अक्टूबर के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात और दमन और दीव में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कहां पर? गुजरात, दमन और दीव में। समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच नौसैनिक अभ्यास है। गोवा के तट पर आयोजित किया गया। भारत के आईएनएस त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान इसमें शामिल हुए। 12वां भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण CMT अभ्यास पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024 पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में सिम्बेक्स 2024 भारत और सिंगापुर के मध्य। चर्चित पुस्तकें विटिलिक्स ए सई शेखर की रचना, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह की, 6 ऑफ कप्स नेहा बंसल की, बियॉन्ड बिरयानी द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबलाइज्ड हैदराबाद ये इंपॉर्टेंट है दिनेश सी शर्मा की पुस्तक, डिस्कवरिंग ईच अदर एंड अदर एसेस KG सुब्रमण्यम, चिकैनरी टिमेरी एन मुरारी की, अनपार्टीशन्ड टाइम ए डॉटर्स स्टोरी मालविका राज कोटिया, द सेफ कीप येल वैन डेर वुडेन, रेबल्स ट्रेटर्स पेसमेकर्स 2 स्टोरीज ऑफ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन चाइनीज रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट है शिवाजी दास व योलांडा यो की रचना है। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रुश्दी की। महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस,
कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी गरिमा के साथ वृद्धावस्था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, जिसकी थीम थी दुनिया उनका भी घर है। 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, स्पेस एंड क्लाइमेटिक चेंज इसकी थीम थी। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, जिसकी थीम थी शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, इसकी थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, जिसकी थीम थी विभिन्न देशों में संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए 150 वर्ष। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम थी कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। 11 अक्टूबर को यह इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसकी थीम थी भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। और 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी थीम थी प्रवासी पक्षियों के लिए कीटों के महत्व। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, जिसकी थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। नेक्स्ट अगला है 23 अक्टूबर विश्व हिम तेंदुआ दिवस, जिसकी थीम थी भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासन की सुरक्षा करना। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट है खेल। भारत ने जीता सैफ अंडर-17 का खिताब। भूटान के चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता, सैफ अंडर-17 का खिताब। नेक्स्ट है राफेल नडाल ने की टेनिस से संन्यास की घोषणा। राफेल नडाल स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी थे। 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा की। इन्हें किंग ऑफ क्ले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब, 14 फ्रेंच ओपन, 4 यूएस ओपन, 2 विंबलडन और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। 22 ग्रैंड स्लैम, 14 फ्रेंच, 4 यूएस, 2 विंबलडन और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला है न्यूजीलैंड 9वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप विजेता। जो 9वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप था, यह कहां पर आयोजित किया गया था? दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन ही बना पाई। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों ही न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को प्रदान किया गया। 9वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया। इस विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया था। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज नॉर्थन लियोन को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने 104 मैचों में 23.75 की औसत से 531 विकेट लिए। मैथ्यू वेड की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 टेस्ट, 97 वनडे और 92 टी20 मैच खेले थे। इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मैथ्यू वेड किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में आयोजित। भारत की तान्या हेमंत ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को 21-17 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता। इसने भारत की तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। तान्या हेमंत ने 27वां आईटीटीएफ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। 27वां आईटीटीएफ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया। भारत की महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला युगल जोड़ी बन गई है। भारत इस प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक के साथ तालिका में 7वें स्थान पर रहा। जापान 8 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा।
अगला है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित। 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। इटली 13 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही। अगला है सोंगहे सिंगापुर ओपन 2024 भारत के पंकज आडवाणी ने जीता। भारतीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जीता सिंगापुर के जेडन ओंग को 5-1 से हराकर। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हटाए गए खेल। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल 2026 से हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को सूची से हटा दिया गया है। राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक समूह है जो मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशक हैं। तो दोस्तों ये था क्रॉनिकल दिसंबर मंथ की। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।